नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम 3 या 3 से ज्यादा होते हैं वो कहे जाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमारे पास हो जाएगा ओजोन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ये सभी क्या है आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दो तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कोई एक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर के एटम्स एक दूसरे से ऐसे अरेंज है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है। क्या उनका स्ट्रक्चर लीनियर आ रहा है। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर के एटम्स एक दूसरे से ऐसे अरेंज हैं कि उनका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर दो प्रकार से बताया जा सकता है। पहला उनके लिए जिनका स्ट्रक्चर, जिनका शेप कैसा हो, लीनियर हो। जैसे सिंपल उठाओ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। तो इसमें क्या होगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसका वैल्यू 5 के बराबर होगा। कैसे, देखो जैसे हमने डायटोमिक में देखा था कि कोई भी, हमने डायटोमिक में कौन सा एग्जांपल लिया था, डायटोमिक में कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था, वो भी लीनियर था। कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर है। तो जिस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड में एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हुआ, जेड एक्सिस के अलोंग मोशन हुआ, फिर रोटेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन, और क्या वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन, और क्या जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन हुआ। लेकिन जो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन था उसके लिए रेडियस का वैल्यू बहुत छोटा था, जिसकी वजह से वो वाला टर्म क्या हो गया, हट गया था। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग का रोटेशन का रेडियस छोटा होने की वजह से वो वाला भी टर्म हट जाएगा। मतलब यहाँ पे भी सिंपली 5 टर्म बचेंगे जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब लीनियर शेप के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लीनियर शेप, ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनका स्ट्रक्चर शेप कैसा हो, नॉन लीनियर। जैसे सिंपल एग्जांपल कोई भी उठा लो, ओजोन उठा लो। ठीक है, तो सपोज कर दो आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, दो आपके सपोज कर लो ऑक्सीजन यहाँ पे रखे हुए हैं, तीसरा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये एक्सिस पे नहीं रखे हुए हैं, ये स्पेस में रखे हुए हैं। ठीक है, ये कैसा है, कोई नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब क्या, ऐसा। ये क्या है, एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, मतलब ये नॉन लीनियर है। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऊपर एक ऑक्सीजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, यक्स के अबाउट मूव कर सकता है, वाई के अबाउट मूव कर सकता है, और जेड के अबाउट मूव कर सकता है। मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर क्या कर सकता है, यक्स के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। तो देखो रोटेट करेगा, तो देखो रोटेट ऐसे करेगा, यक्स के अबाउट जहां पर है वहीं पे रोटेट करेगा, घूमता रहेगा। जैसे ये था, ये वहीं पे रोटेट कर रहा था, वैसे जो आपका ये है वो क्या करेगा, यहीं पे रोटेट करेगा। तो इसके लिए रेडियस क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में देखो, जो आपको बीच में कोई पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो पॉइंट दिख रहा है उस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। तो देखो जब ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा उस टाइम पे इसके लिए रेडियस का कुछ वैल्यू मिल रहा है, जिसके लिए अब इस टाइम पे जब आपका शेप नॉन लीनियर है, उस टाइम पे भी जो एक्स एक्सिस में रोटेशन होगा, उसकी वजह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा उसका वैल्यू भी टोटल काइनेटिक एनर्जी में काउंट होगा। ये हो गया एक्स का रोटेशन। फिर वाई का रोटेशन का मतलब वाई एक्सिस आगे है, उसके अबाउट क्या करेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे रोटेट करता रहेगा। फिर क्या जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस आपका ऊपर गया है, तो उसके अबाउट क्या करेगा, ऐसे 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 रोटेट करता रहेगा, ऐसे 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 रोटेट करता रहेगा। ठीक है, मतलब टोटल अगर हम इसके लिए जो आपका शेप नॉन लीनियर है, ओजोन के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखे तो पहले क्या लिखाएगा, सपोज कर लो तीनों ऑक्सीजन को मिला के उसका मास स्मॉल m के बराबर है। तो पहले एक्स एक्सिस में जो ट्रांसलेशन मोशन हुआ, मतलब हाफ यम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ यम, जो मोशन वाई डायरेक्शन में हुआ वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ यम, जो मोशन जेड डायरेक्शन में हुआ हाफ यम वी जेड का स्क्वायर। फिर क्या, रोटेशनल मोशन, पहले क्या एक्स में भी रोटेट किया, उसके लिए आर का वैल्यू कुछ ये दिखा, इतना बड़ा दिखा। ठीक है, मतलब क्या, हाफ आई हाफ आई जेड, सॉरी आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, एक्स एक्सिस का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस
हाफ आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल 6 इंडिपेंडेंट टर्म आ रहे हैं, मतलब इस ओजोन के मोशन को डिस्क्राइब के लिए 6 अलग अलग टर्म यूज करे जा सकते हैं। मतलब ओजोन के लिए क्योंकि उसका जिसका सिर्फ नॉन लीनियर है और वो कैसा है, पॉलीटॉमिक है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो पॉलीटॉमिक वाटर ले लो, मीथेन ले लो, जितने भी लोगे अगर वो नॉन लीनियर हैं तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आएगा। अगर वो लीनियर है तो उनके लिए जो एक्स एक्सिस का रोटेशन है वो वाला कैंसिल हो जाएगा, उनके लिए कितना बचेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 बचेगा। ठीक है, इनको नोट करो। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो पहली बार मैक्सवेल ने इनके बारे में बात किया, इस टॉपिक के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास अलग अलग गैसेस हैं, सपोज कर लो एक ए गैस है एक बी गैस है, ए का टेम्परेचर कुछ T1 है, बी का टेम्परेचर कुछ T2 है। ठीक है, और T1 है और T2 से ज्यादा है, टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा है। ए अलग जगह रखा हुआ है, बी अलग जगह रखा हुआ है, अभी ये स्टेबल है, अभी ये अपने में स्टेबल है, इनको मिला के एक मिक्सचर बनाया गया। तो मिक्सचर क्या होगा, पहले वो अनस्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो इस मिक्सचर में ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं, बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं। ए के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर स्टार्टिंग में ज्यादा होगा बी के मॉलिक्यूल्स से, क्योंकि हमने T1 ग्रेटर देन T2 लिया है। तो क्या होगा, इनके बीच एनर्जी का एक्सचेंज स्टार्ट होगा और कुछ पार्टिकुलर टाइम बीतने के बाद इनका जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और जीरो के बराबर हो जाएगा, जिससे इस सिस्टम में जो नया हमने मिक्सचर बनाया वो क्या होगा, फिर से स्टेबल की स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ये होगा कैसे, इसको देख लो। पहले क्या था, हमने ए गैस लिया था जिनका सारे मॉलिक्यूल्स का, ए गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर T1 के बराबर था। और कोई बी गैस लिया था, उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर T2 के बराबर था। इनको मिला के एक नया सिस्टम सिस्टम बनाया जिसके अंदर ए बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इसके अंदर ए के भी पार्टिकल्स होंगे और बी के भी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, सपोज कर लो बी के पार्टिकल्स को ऐसे दिखा दो, ए के पार्टिकल्स को ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ए के पार्टिकल्स का एनर्जी ज्यादा है, बी के पार्टिकल्स की एनर्जी कम है, लेकिन ये सिस्टम के अंदर है तो क्या करेंगे, एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेंगे मतलब कोलिजन करेंगे, तो अपनी एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। T1 ज्यादा है T2 से, तो क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ऐसे टाइम पे पहुंचेगा जब क्या होगा, जितना एनर्जी एक्सचेंज होना है, अदला बदला करना है, वो क्या हो जाएगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जब क्या होता है, सारे एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट हो चुके होते हैं, उस टाइम पे आपका सिस्टम क्या करता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे चला जाता है। ठीक है, इसके अंदर अब जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच गया तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो ए की हो चाहे बी की हो, उनका टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यही बोलता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि अगर कोई सिस्टम में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद उन सभी का जो टेम्परेचर होगा, सभी का जो एनर्जी होगा, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, उसको उन्होंने थ्योरेटिकली एक फॉर्मूले से बताया था कि अगर अलग अलग गैसेस हैं तो सभी गैसेस का एनर्जी हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी के बराबर होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखो हम पहले जो हमने स्टार्टिंग में काइनेटिक थ्योरी के बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं क्योंकि उसका हमको यूज होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जो प्रेशर था वो किसके बराबर था, 1/3 यम एन बाई भी रूट मीन स्क्वायर के बराबर था। यम किस क्या था, एक मॉलिक्यूल का मास, एन क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और सपोज कर लो हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर लिए हुए हैं। ठीक है, ये एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो देखो क्या करो, पीवी इज इक्वल टू 1/3 यम एन रूट मीन स्क्वायर के बराबर लिख दो। ठीक है, तो देखो आपको क्या मालूम है, अगर हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करें किसी एक आइडियल गैस के लिए, सपोज कर लो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट टेम्परेचर T, उस टाइम पे क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, लेकिन हमने 1 मोल ले लिया तो मतलब PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो PV इक्वल टू RT को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं, मतलब क्या,
1/3 m n रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, n क्या है, n आपका एवोगाड्रो नंबर है। तो अगर हम क्या करें 1/3 m रूट मीन स्क्वायर को इधर रखो और आपका n को इधर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको R/n इंटू टी मिलेगा। ठीक है, अब क्या करो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा 1/2 m रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 R/n इंटू टी मिलेगा। ठीक है, देखो R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, n n क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो देखो R/n किसके बराबर होता है, k के बराबर, k मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखो हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट निकाला था कि जो किसी एक सिस्टम में अलग अलग गैस के पार्टिकल्स हैं तो जो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, 3/2 kT के बराबर होता है। नीचे का कट गया थोड़ा सा ना, एक सेकेंड देखो कहाँ तक कटा। चलो यहाँ पे लास्ट में जो कटा है वो लिखा हुआ है हाफ यम रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो जो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, 3/2 kT के बराबर होगा। हमने यहाँ तक फाइंड किया था। फिर देखो सपोज वो सिस्टम बनाते हैं जिसमें हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है। इसमें क्या है, n a के बराबर मॉलिक्यूल्स है, n मतलब एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो पहले एक मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। सपोज कर लो पहले मॉलिक्यूल का मास m है, m1 ले लो। ठीक है, और क्या उसका वेलोसिटी c1 के बराबर है। तो देखो कोई ये पहला पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी c1 के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके वेलोसिटी को xyz कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो सपोज कर लो जो वो पार्टिकल x डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको बोल दो u1, जिस वेलोसिटी से v डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको बोल दो v1, और जिस वेलोसिटी से z डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको बोल दो w1। ठीक है, u1 क्या x डायरेक्शन में उसका मोशन, v1 क्या y डायरेक्शन में उसका मोशन, W1 क्या जेड डायरेक्शन में उसका मोशन। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिख सकते हैं कि जो अगर इस पार्टिकल के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो वो किसके बराबर होगा, इसके एक्स डायरेक्शन के मोशन के काइनेटिक एनर्जी, वाई डायरेक्शन के मोशन के काइनेटिक एनर्जी और जेड डायरेक्शन के मोशन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब तीन अलग अलग टर्म आएंगे जो क्या होंगे इसके काइनेटिक एनर्जी को वेरीफाई जस्टिफाई करेंगे। मतलब हमारे पास इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो देखो उसको अभी रोक के रहो, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 3 है इतना जान रहो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, सपोज कर लो ये पहला मॉलिक्यूल था, ऐसे क्या होगा एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसका मास m2 होगा, वेलोसिटी c2 होगा, उसके भी वेलोसिटी को हम x y z में तोड़ सकते हैं। फिर तीसरा मॉलिक्यूल होगा जिसका मास m3 होगा, जिसका वेलोसिटी c3 होगा, उसके c3 को अभी हम क्या कर सकते हैं, सपोज कर लो वो तीसरा मॉलिक्यूल है उसके c3 को हम x डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो उसको क्या लिखेंगे u3 लिखेंगे। ठीक है, पहले के लिए u1 लिखा x डायरेक्शन का वेलोसिटी, सेकंड के लिए u2 लिखेंगे, थर्ड के लिए u3, y डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे v3 लिखेंगे, z डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे w3 लिखेंगे। ये सब हमने पहले क्लास में बात किया था। ठीक है, डेरिवेशन के टाइम। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें सभी पार्टिकल्स का जो u डायरेक्शन का मोशन है उसका स्क्वायर, सभी पार्टिकल्स का जो v डायरेक्शन का मोशन है उसका स्क्वायर, प्लस सभी पार्टिकल्स का जो जेड डायरेक्शन का मोशन है उसका स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एक्स वाई जेड के वेलोसिटी के बराबर होगा। मतलब क्या ये आपका पहले पार्टिकल का क्या था, वो एक्स में u1, वाई में v1 और जेड में क्या w1 से मूव कर रहा है, तो इनके स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले पार्टिकल्स का वेलोसिटी c1 है, तो अगर आप c1 का स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर। ये सब बात आती है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कोई चीज को अगर आप 3 कोऑर्डिनेट में कोई चीज का वेलोसिटी c है उसको तीनों कोऑर्डिनेट में तोड़ते हो तो उनका स्क्वायर किसके बराबर होता है, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पहले पार्टिकल के लिए हो गया। प्लस क्या होगा दूसरे पार्टिकल के लिए, मतलब क्या u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर। ऐसे ही क्या होगा ये आगे बढ़ता जाएगा n तक जाएगा, मतलब लास्ट में क्या होगा, लास्ट का कट गया चुका, रुको
कहाँ तक, यहाँ तक है ना। इसको नोट करो, इसको रफ करते हैं, ठीक है। लास्ट में कट रहा है, पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं तो आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, समेशन ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स के इंडिविजुअल वेलोसिटीज के सम के बराबर, ठीक है। मतलब क्या, पहले का क्या है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, सेकंड के लिए u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, इन सभी का सम लेना है, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। nth मॉलिक्यूल के लिए लिखोगे तो un का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर प्लस wn का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी का सम, ठीक है। तो देखो, पहले मॉलिक्यूल के लिए क्या है, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर किसके बराबर है, c1 स्क्वायर के बराबर है। तो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, आपका जो C2 स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली समेशन U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकते हैं, समेशन ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn स्क्वायर। Cn स्क्वायर क्या है, जो nth मॉलिक्यूल है उसके लिए un स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो देखो, C1 C2 C3 ये सब क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल वेलोसिटी है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको समेशन c स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। मतलब क्या, सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटीज का सम। तो देखो, हमारे पास ये कितना आ गया, इसके बराबर। तो देखो, एक बात और हमको क्या पता है, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल वेलोसिटी C1 C2 C3 डॉट 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 Cn है, तो अगर हम उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखें तो वो किसके बराबर आता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपका, पहले क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, रूट लेते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, इनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वैल्यू मिलता है, किसका, इस पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। मतलब क्या, अगर हम पहले क्या करें, इनका स्क्वायर करें, मतलब C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर ऐसे करें, फिर क्या करें, इनका सम ले। मतलब क्या, C1 C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn स्क्वायर, इसका सम भी ले लिया। फिर क्या करो, इनका मीन निकालो। मीन निकालने के लिए n पार्टिकल्स है तो n से डिवाइड करो, फिर क्या करोगे, रूट लोगे। तो ये हो गया हमारे पास सारे पार्टिकल्स के लिए रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो करते क्या है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, जिससे हमारा ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये c डैश का स्क्वायर किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो देखो, ये C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn स्क्वायर किसके बराबर है, समीशन c स्क्वायर के बराबर है। तो सिंपली आप रूट मीन स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हो, समीशन c स्क्वायर अपॉन n के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ का नोट कर लो, इसको रब करके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब अज्यूम करो कि जो आपके अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जिस वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से z डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका स्क्वायर का सम पूरे सिस्टम के स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर के बराबर है। क्या बोला, कि जो आपका स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वो किसके बराबर है, सारे पार्टिकल्स के एक्स वाई जेड के वेलोसिटीज के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। ऐसा क्या करो, एज्यूम करो। फिर देखो, एक सेकेंड, ऐसा क्या कर लो, एज्यूम कर लो। फिर देखो, सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें सिस्टम में क्या था, n मॉलिक्यूल्स था अलग अलग। तो किसी एक को उठा लो, वो क्या कर रहा है, C1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर क्या किया था हमने, C1 को x y z में तोड़ा था। तो x डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको u1 बोला, y वाले को v1 बोला, z वाले को w1 बोला, ठीक है। तो देखो, अगर हम क्या बोले, एक बात और एज्यूम कर ले कि जिस वेलोसिटी से वो x में मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से y में मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी से z में मूव कर रहा है, तब क्या मिलेगा हमको, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू
सॉरी सॉरी, U1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू W1 मिलेगा, ठीक है। U V में कुछ फर्क, V1 इक्वल टू W1 मिलेगा। क्या बोला, पहले ये एज्यूम करो कि जो अलग अलग सिस्टम में मॉलिक्यूल हैं उनका एक्स वाई जेड का जो वेलोसिटी है उनका स्क्वायर स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर के बराबर है। देखो सी जहाँ पे सिर्फ डैश लगाओ इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, और जब उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तो फिर क्या बोला, फिर एक और एजम्पशन करो कि जो आपके अलग अलग मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से एक्स वाई जेड में मूव कर रहे हैं वो बराबर है। कहने का मतलब इनका जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है, बराबर है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है, इक्विवेलेंट है। जिससे क्या होगा, अगर हम इसका स्क्वायर भी कर दें, मतलब u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर कर दें, तो वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो सिस्टम में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो सारे मॉलिक्यूल का जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन के मोशन का, मोशन नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स का जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, सारे मॉलिक्यूल्स के वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी सारे मॉलिक्यूल के जेड डायरेक्शन के वेलोसिटी के बराबर होगा। या सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। क्लियर हुआ। यहाँ पे एक एजम्पशन माना, फिर एक एजम्पशन यहाँ पे माना, ठीक है। तो देखो ये तीनों वैल्यू इक्वल है, ये तीनों वैल्यू को हम अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये सभी बराबर है, तो सिंपली हम रूट मीन स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं, सी थ्रमेशन 3u स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लो हमने क्या किया, इसको भी u इसको भी u मान दिया क्योंकि तीनों बराबर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम सिंपली u स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, 1/3 स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो इनका वेलोसिटी अगर बराबर है एक्स वाई जेड में, तो इनका जो अलग अलग पार्टिकल हैं उनका जो स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर होगा उसका वैल्यू भी बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, 1/3 स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर के बराबर होगा। क्या बोला, जो आपके पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्स वाई जेड में वेलोसिटी बराबर है, तो उनका एक्स वाई जेड में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बराबर होगा। वो जिस किसके बराबर है, 1/3 स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। इसको यहाँ तक पॉइंट को नोट करो। फिर क्या करो, इसको कोई इक्वेशन बना दो, कोई इक्वेशन अभी तक नहीं बनाया ना, कोई इक्वेशन इसको 1 बना दो। इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर साइड का नोट करो, इधर को रफ कर दे। चलो इसको रफ करके आगे करते हैं। तो देखो इक्वेशन सेकंड में क्या करो, आप हाफ यम से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट में तो क्या मिलेगा, हाफ यम स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाफ यम यू स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें क्या हाफ यम स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर को हमने क्या बोला था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जिस किसी एक सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर के बराबर। और वो भी किसके बराबर है, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। यू क्या है, एक्स डायरेक्शन का मोशन, तो हाफ एम यू स्क्वायर मतलब क्या, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स जो कि क्या एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर को 3 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर के बराबर लिखा, कहाँ से, इस रिलेशन से। तो इसको हम 3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर के भी बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने पहले में क्या कर लिया था, मान लिया था कि ये यू के बराबर है। दूसरे में क्या करना है, हमने यहाँ पे वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये मान लेना ये भी बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है, ठीक है। तो देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ यम बी स्क्वायर, मतलब क्या, जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप सभी मॉलिक्यूल्स का है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन वाई डायरेक्शन। या इसको और क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ हाफ यम डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब क्या, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल है किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज का
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, सिंपली इतना आप लिख सकते हो। तो देखो एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चला कि जो आपका हाफ एम स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर होता है वो 3/2 kT के बराबर होता है। क्या 3/2 kT के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 3 को अलग ही रखो क्योंकि 3 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, 3 को अलग रखो, 1/2 kT। ठीक है, तो देखो एक्सपेरिमेंट बोलता है कि आपका हाफ एम स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर 3/2 kT के बराबर होता है। मतलब जो आपका हाफ एम यू स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना मिला हमको, हाफ kT के बराबर मिला। क्या मिला, हाफ kT के बराबर मिला। देखो जो हाफ एम यू स्क्वायर है वो किसके बराबर है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर है। 3 तो हर जगह है ना, उसको मत देखो, अंदर वाले को देखो। हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब ये किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, हाफ एम डब्ल्यू स्क्वायर। यही होता है काइनेटिक नहीं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी associated with each degree of freedom each degree of freedom is half kT। किसी एक सिस्टम का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो किसके बराबर होगा, हाफ kT के बराबर होगा। देखो हमने इसमें सिर्फ एक्स वाई जेड का मोशन माना था तो मतलब हमारे लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 था। तो देखो सपोज करो ये जो एक्स वाई जेड अलग अलग मोशन थे, अगर उनका हम सम करते तो ओवरऑल हमको मोशन मिलता। तो अगर आप क्या करोगे, हाफ kT हाफ kT हाफ kT ऐड करोगे तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, 3/2 kT मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये किसके बराबर आया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स किसके बराबर आया, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर आया। ठीक है, यही होता है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ kT के बराबर होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करता है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है, मोनो है कि डाई है कि पॉली है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, 3 क्यों मतलब मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो ये तीनों बराबर हैं तो अलग अलग लिखने का मतलब कोई नहीं है, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर है, हाफ kT के बराबर है, हाफ kT के बराबर है। इसको बुक में कैसे दिया होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर तो वो स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो देखो इट स्टेट्स दैट फॉर डायनामिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई एक डायनामिक सिस्टम है, डायनामिक का मतलब जिसके अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हो, गैस के पार्टिकल है तो मूव तो करेंगे। ठीक है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच एनर्जी का एक्सचेंज ना हो, मतलब क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेज की बात चल रही है। हमने ए और बी बनाया था तो इक्विलिब्रियम स्टेज बनाया था जिसमें क्या होता है, दोनों पार्टिकल्स के बीच जो एनर्जी का टोटल एक्सचेंज होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, मतलब उनका जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देन द टोटल एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो सिस्टम का टोटल एनर्जी होता है वो उसके अंदर जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनके अंदर इक्वली डिवाइड होता है। हमने एग्जांपल में क्या लिया था, वो मॉलिक्यूल एक्स वाई और जेड में मूव कर रहा था तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू कितना आया था, 3 के बराबर आया था। तो मतलब क्या जो टोटल एनर्जी होगा इस सिस्टम के लिए वो किसके बराबर, हाफ एम स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर। वो क्या हुआ, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वली डिवाइड किया गया, वो किसके बराबर आया, 3/2 kT के बराबर आया। मतलब जो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम डब्ल्यू स्क्वायर आया, वो हाफ kT के बराबर आया। एंड द एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। ठीक है, तो देखो अगर किसी एक गैस की हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को F बोल दे, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को F डिनोट किया था, तो उस पार्टिकुलर गैस के लिए उसका जो नीचे
हाँ दिखेगा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, किसी एक गैस के लिए, इतने में हो जाएगा, चलो ठीक है। किसी एक गैस के लिए उसके उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को स्मॉल एफ बोला, तो उस गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर को हम 3/2 नहीं, F/2 kT भी लिख सकते हैं। देखो गैसेस हमने तीन टाइप के पढ़े, मोनो, पॉली और डाई, ठीक है। तो अगर हम मोनो एटॉमिक गैसेस की बात करें तो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। तो क्या रख सकते हो, 3/2 kT रख सकते हो। डाई एटॉमिक के लिए क्या आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 आता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5/2 kT लिख सकते हो। 5/2 kT लिखोगे, उस सिचुएशन में भी अलग अलग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनका वैल्यू हाफ केटी हाफ केटी हाफ केटी के बराबर होगा। 5 बार क्यों लिखा, क्योंकि जो तीन ट्रांसलेशन मोशन और 2 वाइब्रेशन मोशन आएगा डायटोमिक में, वो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो वहां पे क्या आएगा, 5/2 kT। फिर क्या पॉलीएटॉमिक की बात करो, तो पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपली 6/2 kT के बराबर लिखोगे, ठीक है। तो वो उसके बारे में बात हो गया। इतना पहले नोट करो, थोड़ा सा और बात बचता है उसको क्लियर करते हैं, कोई एक आध दो क्वेश्चन करके इस क्लास को खत्म करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो हमने अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा, अगर वही हम एक मोल के लिए लिखें तो क्या बनेगा, ठीक है। उस टाइम पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका है वो आपका F/2 k इंटू टी इंटू एन के बराबर होगा। एक मोल में क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो F क्या है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये किसी का भी लो, मोनो डाई पॉली किसी का भी एक मोल लो, तो उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा सारे मॉलिक्यूल्स का वो किसके बराबर होगा, F/2 kT इंटू एन। तो देखो यार हमको क्या मालूम है, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, R/n, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो अगर आप के एन और के को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो आपका एफ फॉर 1 मोल, किसी एक मोल गैस के लिए जो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, F/2 RT के बराबर है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो के लिए क्या हो जाएगा, 3/2 RT। डाई के लिए 5/2 RT, पॉली के लिए 6/2 RT हो जाएगा। तो देखो ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो सारे गैसेस के लिए अप्लाई करा जा सकता है, लो टेम्परेचर हो, मीडियम हो या हाई टेम्परेचर हो, सारे टेम्परेचर पे। लेकिन अगर बहुत ही कम लो टेम्परेचर है तो वहां पे ये नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। क्योंकि देखो जब टेम्परेचर कम होता है तो गैसेस क्या होते हैं, लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। लिक्विफाई होंगे तो उनके अंदर जो मोशन की चबात चल रही है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे कहाँ पे, एकदम लो टेम्परेचर पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं करा जा सकता, ठीक है। चलो तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, एक सेकेंड रुको।